आप सभी का स्वागत है वीएस क्लासेस में। मैं हूँ वर्षा सिंह। आज हम पढ़ने वाले हैं ये फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में दूसरा अपना टॉपिक रहेगा फर्स्ट यूनिट का। हमने इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं वैल्यू एडेड फूड के बारे में, जिसमें इसकी डेफिनेशन एंड और इम्पोर्टेंस हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो वैल्यू एडेड फूड होते हैं, जिसको अपन हिंदी में मूल्य संवर्धित खाद्य पदार्थ बोलते हैं, तो ये क्या होते हैं? तो जो वैल्यू एडेड फूड वे होते हैं जो फूड्स रहेंगे उसको किसी न किसी प्रोसेस से होकर गुजारा जाए। ठीक है, किसी न किसी उसमें मतलब कोई प्रक्रिया की जाए जिससे कि उसमें पोषण, गुणवत्ता या फिर सुरक्षा से संबंधित, या उसकी जो सेल्फ लाइफ मतलब कि जो की खुद की लाइफ रहती है उसको बढ़ाना, लंबे टाइम तक मतलब वो चल सके कोई भी फूड प्रोडक्ट। उसकी कन्वीनियंस से संबंधित या फिर मार्केट वैल्यू से संबंधित, और जो सेंसरी जो अपील होती है, चाहे वो टेस्ट में चेंज लाना हो, टेक्सचर में चेंज लाना हो, अरोमा, अपीयरेंस, इसमें चेंज लाया जाए, उन प्रोडक्ट्स को हम वैल्यू एडेड फूड कहेंगे। इसकी एक सिंपल हम परिभाषा देखें तो जो वैल्यू एडेड फूड होते हैं वह फूड होते हैं जिनमें रॉ इंग्रेडिएंट्स को, मतलब जो कच्चे खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको बेहतर बनाने के लिए किस हिसाब से हम कैसे हम बेहतर बनाएंगे, उसमें कोई ना कोई प्रोसेस करके या फिर पैकेजिंग के थ्रू, या फिर उसकी न्यूट्रिशनल जो क्वालिटी रहेगी उसमें इम्प्रूव करके, या फिर उसकी कन्वीनियंस मतलब कि उसको लेना ले जाना रखना बनाना, इससे संबंधित आ जाएगा। साथ ही साथ उसमें इकोनॉमिक आर्थिक मतलब उसमें वृद्धि करना, ऐसी सभी प्रक्रियाओं से होकर गुजारा जाए, वही वैल्यू एडेड फूड कहलाएगा। सरल भाषा में हम देखें तो जो वैल्यू एडेड फूड होते हैं वे खाद्य पदार्थ होते हैं जिन्हें कच्चे रूप से बेहतर बनाने के लिए, मतलब जो पहले कच्चे रूप में थे उससे और अच्छा बनाया जाए, उसके लिए उसमें उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ा के जैसी प्रक्रिया द्वारा इसको ऐड किया जाता है, इसको हम वैल्यू एडेड फूड कहेंगे। अब इसके बाद इसमें कोई भी जो वैल्यू एडेड फूड रहेगा उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या उसमें विशेषताएं होंगी। तो उसमें एक तो प्रोसेसिंग का यूज़ किया जाएगा। प्रोसेसिंग को हिंदी में प्रसंस्करण बोलते हैं। प्रोसेसिंग में बहुत सारी प्रोसेसिंग आ जाती है, जैसे कि सुखाना, ड्राई करना। जैसे कोई भी फूड प्रोडक्ट है वो यदि गीली अवस्था में रहेगा तो जैसे उसमें फ्रूट्स है कोई भी, यदि अंगूर को हम ले लें उदाहरण के लिए, यदि वो उसी अवस्था में है तो जल्दी उसकी वो सड़ जाएगा, ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। यदि हम उसको ड्राई करके किशमिश के रूप में परिवर्तित कर दें तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेगा। ऐसे ही अचार बनाना, जैसे आम है, आंवला है, उनको अचार बना के भी हम लंबे टाइम तक चला सकते हैं। एक फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, किण्वन, ये इससे ये कर सकते हैं जो जनरली जैसे हम डोसा या इडली बनाते हैं तो हम इसमें ये प्रोसेस करते हैं। फ्रीजिंग, जब जैसे सब्जी जैसे फ्रीजिंग हो जाता है, हम फ्रिज में रखते हैं कि लंबे टाइम तक वो चल सके खाद्य पदार्थ, या फिर ग्राइंडिंग पीस कर रखना। ठीक है, जैसे गेहूँ रहता है, गेहूँ को पीस के हम आटा के रूप में रखते हैं। ये सारी उसमें प्रोसेसिंग हो, है ना, और उसकी क्वालिटी में इम्प्रूव किया गया हो, साथ ही साथ उसमें हेल्थ बेनिफिट उसके हों, और उपभोक्ता के लिए ये अधिक उपयोगी हो, मतलब कि जो कंज्यूमर है जो उसको यूज़ करने वाला हो वो उसके लिए अधिक यूज़फुल हो। और साथ ही कच्चे पदार्थ को उच्च मूल्य वाले उत्पाद में बदलना, मतलब जो रॉ इंग्रेडिएंट्स थे, जो रॉ फूड था, उसको इस रूप में कन्वर्ट करना कि उसका अधिक यूटिलाइज हो सके। ठीक है, उसके हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स में उसको कन्वर्ट करना, ये उसकी विशेषताएं हो जाएंगी। अब एग्जांपल के लिए हम देखें कि जैसे मिल्क है ना, दूध है, यदि हम दूध को पनीर में या दही या फिर चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर दही है ना, तो इसका क्या होगा, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। साथ साथ क्या होगा कि दूध जो एक दो दिन तक ही चल सकता था, अब क्या होगा, पनीर या दही या चीज़ जो है वो थोड़े लंबे टाइम तक उससे चल सकते हैं। साथ ही साथ उसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी इम्प्रूव हो गई। और एक और देखें तो आर्थिक रूप से कि दूध थोड़ा सस्ता मिलता है, लेकिन पनीर दही या चीज़ देखें तो ये महंगे प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। ऐसे ही आम है,
आम को हम पल्प, जूस या अचार के रूप में स्टोर करके रख सकते हैं। टमाटर को प्यूरी, सॉस, केचप के रूप में रख सकते हैं। या फिर अनाज, अनाज को हम आटा, जैसे नॉर्मल अनाज गेहूँ को हम आटा के रूप में पीस के रखते हैं कि जल्दी से हम खाना बना सके, रोटी बना सके। ऐसा तो नहीं कि हम आटा के रूप में ही रखते हैं तो फिर पीसे फिर तुरंत फिर हम रोटी बनाए। या फिर नाश्ते की सीरियल जैसे कि अनाज से ही सेवई है अपना, या फिर दलिया है, ये सब बहुत सारे, तो ये सारे हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो अनाज से बनेंगे। ऐसे ही फल को हमने देखा ड्राई करके उसको रख सकते हैं, जैसे सूखे स्लाइस उसको रख सकते हैं। सब्जियां को, जमी हुई सब्जियां मतलब कि फ्रीज में फ्रोजन करके हम रख सकते हैं। जैसे कि जो मटर होती है, मटर का सीजन जब अभी ठंड में रहेगा तो हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं फ्रीज़र में, जिससे कि गर्मियों में भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके एम्स क्या है, वैल्यू एडिशन के मूल्य संवर्धन के उद्देश्य किस लिए किया जाता है, तो इसको खाद्य को अधिक उपयोगी, उसका जो है और अधिक उपयोगी बनाना, उसको न्यूट्रिशियस बनाना, और उसकी इकोनॉमी मतलब कि उसमें और मूल्य में कौन सा मूल्य, जो आर्थिक मूल्य है उसमें वृद्धि करने के लिए, उसको अधिक अपीलिंग बनाने, आकर्षक बनाने के लिए ये इसका यूज़ किया जाता है। इसका उद्देश्य देखेंगे अभी आगे। तो सबसे पहले आ जाता है इसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए। तो न्यूट्रिशनल क्वालिटी में देखें तो जो एक फोर्टिफिकेशन प्रोसेस होती है, जिसको भी अभी हाँ आगे हमारे इसी यूनिट में बहुत सारी प्रोसेस आएंगी, तो उसमें हम समझेंगे। इन जनरल आप समझिए कि फोर्टिफिकेशन क्या होता है, कि कोई भी फूड प्रोडक्ट है उसमें वो न्यूट्रिएंट पहले से प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हम उसको ऊपर से उसमें ऐड करते हैं, तो उसको हम फोर्टिफिकेशन कहेंगे। तो फोर्टिफिकेशन जैसे कि आयोडीन की बात करें, आजकल जो नमक आता है वो आयोडाइज्ड नमक आता है, उसमें पहले से आयोडीन नहीं था, उसको ऊपर से ऐड किया गया है, उसको फोर्टिफाइड किया गया है ना। तो ऐसे ही और भी न्यूट्रिएंट जैसे कि आयरन, आयोडीन, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी के फोर्टिफिकेशन करके उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब एनरिचमेंट क्या होता है न्यूट्रिएंट का, उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट पहले से प्रेजेंट है, अब न्यूट्रिएंट उसमें ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट था लेकिन उसमें प्रोसेसिंग की गई, तो उसमें उसका कुछ ना कुछ लॉस हो गया, तो क्या किया जाएगा, उस लॉस की भरपाई के लिए हम फिर से उसमें वही न्यूट्रिएंट ऐड कर दें, तो हम उसको बोलेंगे एनरिचमेंट। तो जो भी लॉस्ट न्यूट्रिएंट रहेंगे उसको फिर से उसमें ऐड करना, एनरिचमेंट कर सकते हैं, जिससे कि उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। साथ ही साथ कोई ऐसे दो फूड प्रोडक्ट ऐड करके खाना जिससे कि उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। जैसे कि जनरली हम हमारे कल्चर में दाल चावल को मिक्स करके हम खाते हैं, इडली या डोसा बनाते हैं तो भी उसमें दाल और चावल को मिक्स करके हम उसका फर्मेंट करके बनाते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, जो सीरियल्स में प्रोटीन की कमी थी, जो एमिनो एसिड की कमी थी, वो पल्स से पूरी हो जाएगी, दाल से पूरी हो जाएगी, जो दाल में थी कमी वो सीरियल से हो जाएगी। दूसरा उद्देश्य क्या रहेगा हमारा, कि इन्हेंस शेल्फ लाइफ, जो शेल्फ लाइफ में वृद्धि करना, मतलब जो वो पहले जैसे दूध है, दूध 1 से 2 दिन चल सकता था, अब उसको इस रूप में कन्वर्ट कर देना, या फिर उसमें ऐसी कोई प्रोसेसिंग कर देना कि वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चल सके, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे कि इन्हेंस शेल्फ लाइफ। देखो अब ये कैसे हम बढ़ा सकते हैं उसकी सेल्फ लाइफ, या फिर तो वही ड्राई करके रखना, जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके पानी को सुखा देना, उसमें पानी नहीं रहे तो जितना ड्राई फॉर्म में रहेगा वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेगा। या फिर उसको रेफ्रिजरेशन करके उसको फ्रिज में रख के, या फिर कैनिंग की प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन को निकाल के फिर पैक किया जाता है, या फिर पिकलिंग वही अचार के रूप में हम कर सकते हैं, या फिर वैक्यूम पैकिंग आजकल होती है, उस रूप में हम इससे इसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ इनको क्या होगा कि लॉन्ग टर्म तक हम रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और फूड ख़राब भी नहीं होगा। और ये साथ ही माइक्रोबियल स्पॉयलेज होता है, मतलब कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उससे भी ये बचाएगा। हम देखते हैं कि जो हमारा खाना रहता है गर्मियों में जल्दी ख़राब हो जाता है, बना बनाया रखा रहता है, फिर उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लग जाती है तो ख़राब हो जाता है। तो ऐसे यदि हम उसमें प्रोसेसिंग करेंगे तो लंबे टाइम तक चलाया जा सकता है इसको।
अब इकोनॉमिक वैल्यू को इंक्रीज़ करता है, आर्थिक मूल्य में वृद्धि करता है। जैसे रॉ मटेरियल रहेगा वो थोड़ा कम सस्ते दामों में बिकता है। जैसे कि अपन बोले जो गेहूँ है, गेहूँ थोड़ा सस्ते उसमें बिकेगा, लेकिन यदि हम उसको दलिया में कन्वर्ट कर दें या फिर आटा में को देख लें तो उसकी क्या होगी, वैल्यू बढ़ जाती है, वो थोड़ा महंगे उसमें बिकता है। अब ये क्या होगा, यदि हम ऐसा करते हैं तो उसमें हाई प्रॉफिट देखा जाता है। किसानों के लिए भी अच्छा है कि उनको फ़ायदा मिलेगा, और उद्यमियों के लिए भी आय में वृद्धि का एक सोर्स हो जाता है। साथ ही ये फार्मर जो है बाज़ार मूल्य में भी इसमें सुधार आ जाता है। अब ये कन्वीनियंस का देखें कि प्रोवाइड कन्वीनियंस सुविधा प्रदान करते हैं जो भी रेडी वैल्यू एडेड फूड्स होते हैं, जैसे कि रेडी टू ईट, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट जो डायरेक्ट हम खा सकते हैं। जैसे कि आजकल देखें बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, मार्केट में मिलता है, हम उसको तुरंत खोल के खा सकते हैं। या फिर रेडी टू कुक, आजकल इंस्टेंट मिक्स आते हैं जिसका हम इडली या फिर डोसा बना सकते हैं। फिर मैगी इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, रेडी टू ईट, तुरंत उसको कुक करके हम बना सकते हैं, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तैयारी में समय और इसमें क्या होगा कि मेहनत कम बचेगी, ज़्यादा कुछ तैयारी करनी नहीं रहेगी, इतनी मेहनत लगेगी नहीं, जल्दी टाइम भी बचेगा और अपने जो एनर्जी है दोनों बचेंगे। और आजकल का जो बिजी शेड्यूल है सभी का, दौड़ भाग वाली ज़िंदगी, तो उसके लिए ये प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, हमें मतलब कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हम देखें तो जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं, मतलब कि जब फसल की कटाई होती है उसके बाद जो लॉसेस होते हैं तो उसको कम किया जा सकता है। इससे कैसे किया जा सकता है, मतलब कि जितनी ज़रूरत है उतना तो यूज़ हो ही जाएगा, प्लस जो एक्स्ट्रा में हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो सरप्लस हैं मटेरियल, जो प्रोडक्ट हैं, उसको हम स्टोर कर सकते हैं इस सब थोड़ा बहुत प्रोसेसेस करके, ठीक है। और जो भी मौसमी जो खाद्य पदार्थ होते हैं हम उनको भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हमने मटर की बात की, अभी ठंड में आने वाली है, ठंड में आएगी, हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं, फ्रीजिंग प्रोसेस से कर रख सकते हैं, जो हमारी गर्मियों में भी काम आएगी। अब इसे एक सेंसरी क्वालिटी भी इम्प्रूव कर सकते हैं हम, जो हम खाते हैं ना, टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए, समझो उसकी बनावट, उसको देखना, या फिर सुगंध, उसका रंग, इन सब में भी हम सुधार करके उसको आप बना सकते हैं। देखते हैं ना कुछ फूड प्रोडक्ट्स को देख के ही खाने का मन करता है, वैसे ही उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं। अब इससे क्या होगा, और क्या होगा कि सपोर्ट फूड इंडस्ट्री एंड मार्केट एक्सपेंशन, जो खाद्य उद्योग हैं या फिर उद्यमिता को, इसको भी समर्थन मिलता है। आजकल देख रहे हैं बहुत छोटे छोटे से उद्योग खुलते जा रहे हैं, जैसे चाहे वो गेहूँ से आटा बनाने का हो, या फिर गेहूँ से दलिया बनाने का हो, गेहूँ से अपनी सूजी बनाने का हो, या फिर पोहा बनाने का हो चावल से, या फिर मुरमुरे बनाने का हो। ये क्या प्रोसेसिंग है, तो नई नई ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए, या फिर नमकीन बना रहा है कोई, ठीक है, तो ये नए उत्पादों के विकास में सहायता प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ इससे मार्केट एक्सपेंशन, जो पहले के ज़माने में देखें तो मार्केट में सिर्फ गेहूँ मिल रहे थे, या फिर आटा ही मिल रहा था, या दलिया मिल रहा था, लेकिन आज के गेहूँ के बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। और साथ ही ग्रामीण और शहरी रोजगार के लिए इसमें अवसर मिल रहे हैं। अब इतने सारे उद्योग खुलेंगे तो सभी को इसमें रोजगार की संभावना ज़्यादा रहेगी। अब हम देखें इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एडेड फूड, जो मूल संवर्धित खाद्य पदार्थ होते हैं उसका महत्व क्या है। तो वही सबसे पहले आ जाता है अपना न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस, पोषण संबंधी महत्व होता है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि ये इससे क्या होगा कि जो पोषक तत्व की कमी होती है तो उसको हम रोक सकते हैं, चाहे उसमें हम फोर्टिफाइड करके कर सकते हैं या फिर एनरिचमेंट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और विटामिन और मिनरल के कंटेंट को हम बढ़ा सकते हैं, मतलब जो उसमें कमी थी विटामिन और मिनरल्स की, वो हमने उसमें ऐड कर दी। और जो फंक्शनल फूड होते हैं उससे हमारी क्या होगा, इम्यूनिटी, जो रोगों से लड़ने की जो हमारी ताकत होती है उसको बढ़ाना, साथ ही साथ हमारे के हार्ट से संबंधित जो डिसीजेस होती हैं उनको रोकना, हमारी डाइजेशन को सुधारना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी। अब एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटी न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो कोई भी खाद्य पदार्थ होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ ऐसे
कुछ तत्व प्रेजेंट होते हैं जो उनको एब्जॉर्ब नहीं होने देते, हमारी बॉडी में यूज़ नहीं होने देते, उनको हम एंटी न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो जब हम उसमें फर्मेंटेशन या फिर जर्मिनेशन की प्रोसेस करते हैं हम, तो उसमें ये जो प्रोडक्ट होते हैं एंटी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो उनको हम कम कर सकते हैं। तो जिससे क्या होगा, जो उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं उसका यूज़ हो सके हमारी बॉडी में। अब हम देखें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के आर्थिक महत्व क्या है, तो ये प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाता है। वही कि जो कच्चे खाद्य पदार्थ हैं उसमें यदि हम कुछ प्रोसेस करके दूसरे खाद्य पदार्थ में कन्वर्ट कर देते हैं तो उससे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, किसानों उद्योगों को अधिक लाभ हो जाता है। रूरल डेवलपमेंट को ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा। ग्रामीणों का ग्रामीण जो विकास है वो होगा, क्योंकि अधिकतर फसल जो है वो वही उगा रहे हैं। यदि वो उसी में चेंज करके अपना थोड़ा सा उद्योग बना लें या फिर उसी में चेंज करके वो अपना आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। और स्मॉल स्केल फूड इंटरप्राइजेस, वही छोटे और मध्यम उद्यमों के अवसर इसमें मिल जाते हैं। और निर्यात में भी वृद्धि होती है। हम देखते हैं कि हमारे भारत से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर दूसरे देशों में निर्यात की जाती हैं, तो उसमें भी वृद्धि हो सकती है। और जो अपन वैल्यू एडिशन करते हैं तो इससे बाज़ारों में और खेतों के बीच में अच्छा एक मजबूत लिंक बनता है। ठीक है, इसके बाद हम देखें एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंस, कृषि संबंधी महत्व। तो ये क्या होगा, कृषि उत्पादों को संरक्षित करना। मेन तो हम यही देख रहे हैं, खाद्य पदार्थ कृषि संबंधित हैं। तो जो कृषि उत्पाद रहेंगे उसको हम ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टोर कर रख सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। और जो फसल कटाई के बाद जो नुकसान होता है उसको भी हम रोक सकते हैं। और जो सरप्लस जो फूड प्रोडक्ट हैं, जो प्रोडक्ट हैं, उनको भी हम अच्छी तरीके से संरक्षित रख सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और सतत कृषि को समर्थन, मतलब लंबे टाइम तक अच्छी कृषि होती रहे, उसको भी हम समर्थन कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाएगा कंज्यूमर इम्पोर्टेंस। तो कंज्यूमर में क्या आ जाएगा, उपभोक्ता के लिए क्या महत्व रहेगा कि एक तो उनको सेफ और या सुरक्षित और स्वच्छ और अच्छा न्यूट्रिशियस जो फूड रहेगा वो उनको मिल पाएगा। साथ ही साथ उनके समय और ऊर्जा की बचत होती है। और बहुत सारी चॉइसेस उसको मिल जाती है कि जैसे आज नाश्ते में उसको क्या बनाना है, तो बाज़ार में बहुत सारे टाइप के नाश्ते अवेलेबल हैं कि मैगी, जैसे मैगी का एक ऑप्शन है, इडली डोसा वगैरह बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसमें वैरायटी उसको मिल जाती है चॉइसेस के लिए। और बेहतर संवेदी अनुभव हो सकता है, सेंसरी एक्सपीरियंस उसको मिल सकता है। अब इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस की बात करें, औद्योगिक महत्व की, तो अब ये इसमें नए नए तरीके का इनोवेशन हो सकता है कि कोई एक गेहूं से और क्या फूड प्रोडक्ट बनाया जा सकता है जो लोगों को पसंद भी आए, न्यूट्रिशियस भी रहे, है ना, और वैरायटी दूसरा कुछ नया हो। तो ये इसमें इसका विकास खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का बहुत होता है इसके लिए। और ये जॉब भी क्रिएट करता है, नई नई जो जॉबें हैं आजकल, नई नई इंडस्ट्री खुल रही हैं खाद्य पदार्थ से संबंधित, या फिर उसमें कोई प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो सकती है, या फिर उसकी पैकेजिंग के लिए, या फिर मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारी जॉब के इसमें ऑप्शन ओपन हो रहे हैं। और इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फूड प्रोसेसिंग ये सेक्टर एक पूरा एक बड़ा एक सेक्टर इंडस्ट्री जो है ये क्रिएट हो रही है। तो ये इसके महत्व में आ जाएंगे। अब हम ओवरऑल समरी देखें तो जो वैल्यू एडेड फूड होते हैं ये क्या रहेगा, कोई भी जो फूड है उसमें प्रोसेसिंग या फिर इनोवेशन के थ्रू उसकी वैल्यू ऐड किया जाता है, ये बाज़ार मूल्य को बढ़ाया जाता है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है, उसकी जो पोषण से संबंधित या सुविधा या बाज़ार मूल्य को इसमें बढ़ाया जाता है। अब इसके उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य वही हो जाएगा कि पोषण में सुधार करना, उसकी सेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करना, और जो भी नुकसान हो रहे थे उसको कम करना, उसकी कन्वीनियंस को बढ़ाना, साथ ही साथ आर्थिक लाभ को भी बढ़ाना, इसके उद्देश्य हो जाएंगे। और इम्पोर्टेंस क्या हो जाएगी, महत्व क्या हो जाएगी, वही पोषण से संबंधित हो जाएगी, कृषि से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित, उपभोक्ता उद्योग सभी के लिए ये आवश्यक होते हैं। तो ये अपना जो है आज दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू।